डियर लर्नर्स, कैसे हो आप? एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर ज्ञान सागर बाय प्रेम प्रकाश। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान का भाग 1। तो अभी हम भाग शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं, भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, प्रस्तावना, ये सब हमने पढ़े हैं। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग फर्स्ट, और आइए इसको शुरू करते हैं। तो जहां तक सवाल है भारतीय संविधान के भाग 1 का, इसका विवरण मिलता है संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर और 4 तक, आर्टिकल 1 to 4। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भाग 1 में जो 4 के 4 अनुच्छेद है ना, वो बताते हैं संसद की शक्तियां, क्योंकि यहाँ पर संसद ही पावरफुल है। भारतीय विधान मंडल जो है, जिसको हम संसद कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी शक्तियों का यहाँ पर विवरण है। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत या इंडिया, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अर्थात क्या कहा है? भारत दैट इज इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 1 में। तो भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों मिलकर क्या है? इसकी इकाइयां हैं, अर्थात इसकी यूनिट्स हैं। तो अनुच्छेद 1 में ही हमें पता चलता है हमारे देश का नाम भारत दैट इज इंडिया कहा गया है, और ये राज्यों का संघ होगा। और ध्यान रखना है 28 + 8। तो पहले 29 राज्य थे और अब जो है 28 राज्य हैं। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को यूटीआई में कन्वर्ट कर दिया गया और एक राज्य कम हो गया, तो 28 राज्य हो गए, और एक यूटीआई बढ़ गया तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना? सिंपल है। अनुच्छेद 1 की बात करें तो आप कहोगे इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 के अनुसार इंडियन पार्लियामेंट हैज द राइट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट इन यूनियन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि जो भारत की संसद है, भारत की संसद, उसको ये अधिकार है कि वह संघ में नए राज्य का प्रवेश कर सकती है, नए राज्य या राज्यों का प्रवेश, और ऐसी शक्ति भारतीय संसद में है। अब इसमें से बहुत से क्वेश्चंस यहां पर निकल के आएंगे। अनुच्छेद 2 में अगर हम बात करते हैं तो इसको जानेगा। जैसा कि अभी मैंने बताया, अनुच्छेद 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, भारतीय संसद को ये अधिकार होगा कि वह क्या कर सकती है? नए राज्य का प्रवेश कर सकती है संघ में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पे जानेगा। सबसे पहले 1953 में भाषा के आधार पर एक राज्य बना, भाषा के आधार पर एक राज्य बना, और वो बना आंध्र प्रदेश। और ये कहां से बनाया गया? ये तमिलनाडु से बनाया गया, जो भाषा के आधार पर बना। लेकिन बहुत से विवाद है यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा भी भाषा के आधार पर 1966 में राज्य बना था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? भाषा के आधार पर ये राज्य क्यों बना? तो थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ। देखो, राज्यों की मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। इसको लेके सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई, एस के धार आयोग बनाया गया। और एस के धार आयोग ने जब अपनी सिफारिशें दी ना केंद्र सरकार को, तो उन्होंने कहा
कि कोई भी राज्य बनता है, राज्य का गठन होता है, तो वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? वो होना चाहिए विकास के आधार पर। विकास के आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एस के धार आयोग जिसने अपनी सिफारिशें दी थी कि भाई भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा, किस पे होना चाहिए? विकास को आधार बनाकर राज्य का गठन होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी आवाजें उठने लगी और फिर से आवाज आई कि राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हो। तो फिर हुआ क्या? एक कमेटी बनाई गई, जेवीपी कमेटी। ध्यान देना, जेवीपी कमेटी बनाई गई जिसमें 3 लोग शामिल थे। कौन कौन थे ये 3? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों की कमेटी बनाई गई और इसका भी उद्देश्य ये था, ये अध्ययन करके रिपोर्ट देना था कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो सकता है या नहीं। तो इस कमेटी ने भी क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए, विकास के आधार पर होना चाहिए। और एस के धार आयोग की सिफारिशों की अनुशंसा की इस कमेटी ने भी, जेवीपी कमेटी ने भी सेम यही अनुशंसा की। लेकिन उसके बाद एक आंदोलन शुरू हो गया। जेवीपी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू हुआ। कहां पर? तमिलनाडु में। और ये आंदोलन क्या था? एक नाम हम यहां पर पढ़ेंगे, वो आता है कि रामुल्लू। एक नाम है रामुल्लू। इन्होंने 1952 में आंदोलन कर दिया आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए, ठीक है। और ये आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन, आमरण अनशन पर बैठ गए और नतीजा ये हुआ कि 1992 में ही इनकी डेथ हो गई। जब ये आंदोलन कर रहे थे, आमरण अनशन पर बैठ गए थे, धरना इन्होंने दिया था, तो इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो है सरकार ने क्या किया? आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया 1953 में। तो ध्यान रखना, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था वो था आंध्र प्रदेश। आइए अब सिलसिलेवार समझते हैं कि संघ के अंदर राज्य कैसे आते गए, ठीक है। क्योंकि मैं अनुच्छेद 2 पहले ही बता चुका हूं। अनुच्छेद 2 ये कह रहा है कि भारतीय संसद को ये अधिकार है कि वह संघ में किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर सकती है। ये पूरा का पूरा अधिकार जो है भारतीय संसद के पास है। तो ऐसे राज्य बनते गए। आइए इनको समझते हैं। 1953, अभी मैंने बताया भाषा के आधार पर बना आंध्र प्रदेश। और कहां से बनाया गया? ये तमिलनाडु से इसका निर्माण किया गया। तमिलनाडु में तमिल भाषा और आंध्र प्रदेश में कौन सी होती है? अभी तो हालांकि आंध्र प्रदेश से भी एक राज्य बन गया है तेलंगाना, उस पर भी मैं आता हूं। तो तेलुगु बाहुल्य क्षेत्र था, उसमें आंध्र प्रदेश की जो है ये राज्य का गठन कर दिया गया। उसके बाद 1960 में फिर से एक राज्य बना और वो बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का निर्माण हुआ। 1960 में ही एक और राज्य बना और वो बना गुजरात, ठीक है। 53, 1960 में फिर से क्या हो गए? 2 राज्य जो है जनरेट हो गए। उसके बाद 1963 में एक और राज्य बना और वो बना नागालैंड। नागालैंड एक राज्य बना कब? 1963 में। फिर हम बात करते हैं 1966। 1966 में भाषा के आधार पर जेसीसी आयोग बना था और उसकी सिफारिशों के आधार पर भाषा के आधार पर बना हरियाणा। हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ 1966 में। 1971 में फिर से एक राज्य बना हिमाचल प्रदेश, एचपी आया सामने। 1972 में 3 राज्य बने। 1972 में 3 राज्य यहां पर बने। कौन कौन से? मेघालय, ठीक है, एक तो मेघालय राज्य बना, दूसरा मणिपुर और तीसरा राज्य बना
त्रिपुरा, त्रिपुरा। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं संसद की पावर, तो संसद ने ही इन राज्यों का निर्माण किया था, भारतीय संघ में इनको शामिल किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको ध्यान में रहे। तो 72 तक हमने पढ़ लिया। 1972 के बाद ये सिलसिला रुका नहीं और राज्य का यहाँ पर निर्माण हुआ, और 1975 में एक राज्य बना सिक्किम। सिक्किम राज्य का निर्माण हुआ 1975 में। फिर आया 1987। अगर 1987 की बात करते हैं तो यहाँ पे दो राज्य बने। कौन कौन से बने यहाँ पर? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। दो राज्य बने, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों का गठन किया गया 1987 में। फिर 1987 में ही एक और राज्य था, ध्यान करो, 1987 में एक और राज्य बना और वो था गोवा। और गोवा 25वां राज्य बना था, 25वां राज्य बना था 1987 में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? इतने राज्य यहाँ पे फॉर्म हो चुके थे। अब आया 2000, वर्ष 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ। और ये 3 राज्य कौन कौन से थे? एक तो यहाँ पे था उत्तरांचल, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया उत्तराखंड। उत्तराखंड बनाया गया उत्तर प्रदेश से। 2000 में ही झारखंड बना, जो बिहार से बनाया गया। और 2000 में ही बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो बना था मध्य प्रदेश से। ठीक है, फिर 29वां राज्य बना। अभी 28 बताया है ना मैंने, तो 29वां राज्य जो बना, मैंने कहा था अभी तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 2014 में कब? 2 जून को एक नया राज्य और बन गया और वो कहलाया तेलंगाना। और तेलंगाना कहां से बनाया गया? आंध्र प्रदेश से। ये देखिएगा, जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश, जो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश बनाया। अब आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना राज्य बनाया। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आर्टिकल 2 के परिणाम बता रहा हूं कि भारतीय संसद को ये अधिकार है कि वह नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और भी कुछ यूटीआईज यहां पर बने, उनको भी आप लगे हाथ समझ लो। देखिएगा, कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे भारत में जो विदेशी जो थे, फ्रांस और पुर्तगाल थे, उनके अंडर में थे। जैसे हम बात करते हैं यहां पर फ्रांसीसी, तो 1954 में जो फ्रांस की सरकार है, फ्रांस की सरकार, उन्होंने भारत के कुछ क्षेत्र थे जिन पर उनका अधिकार था, वो भारत को वापस कर दिए। कौन कौन से थे? पुडुचेरी, पुडुचेरी जो अभी हम बात करते हैं तो ये यूटीआई है, केंद्र शासित प्रदेश है। और यनाम, यनाम, ठीक है। इसके अलावा चंद्रनगर, चंद्रनगर, और एक नाम आपने जरूर सुना होगा, केरिकल, केरिकल, केरिकल। ये जो क्षेत्र थे, देखो ये वाले पुडुचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल, ये फ्रांस के अधीन थे जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, उस समय की बात है। लेकिन इनको मुक्त कब किया गया? 1954 में ये भारतीय संघ में शामिल कर लिए गए। इसके अलावा एक और संधि हुई थी, और 1956 में क्या हुआ? 1956 में जो पुडुचेरी, भाई पहले तो पांडिचेरी कहते थे, अब इसे पुडुचेरी बोलते हैं, तो 1956 में एक संधि की गई, और जो पुडुचेरी है ना, इसको क्या बना दिया गया? यूटीआई बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्या आप बता सकते हो कुछ और भी यहां पर भारत के क्षेत्र हैं जो पुर्तगाल के अधीन थे? जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये फ्रांस के अधीन थे,
ऐसे अगर हम पुर्तगाल की बात करते हैं तो वो हमारे पास आता है गोवा। ठीक है, गोवा 1961 में भारत के संघ में शामिल किया गया था। तो यहां पे देखिएगा, गोवा को और समझ लीजिएगा, 1961। और गोवा किसके अधीन था? ये था पुर्तगालियों के, पुर्तगालियों के अधीन था। तो यहां तो हम पुर्तगाल ही कहेंगे इसको। पुर्तगाल जो देश है, वास्को डी गामा वो पुर्तगाली ही नाविक थे। ठीक है, कहा जाता है उसने भारत की खोज की 1498 में। तो पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार कर रखा था। लेकिन अब हमने क्या किया, पुर्तगालियों ने ये क्षेत्र भारत को लौटा दिए और 12वां संविधान संशोधन हुआ। 12वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन के तहत यहां पर हम बात करते हैं गोवा, दमन, दीव, गोवा, दमन और दीव, इन तीनों को भारत संघ में, भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। ये तीनों ही किसके अधीन थे? पुर्तगाल के अधीन थे। पांडिचेरी या पुडुचेरी, चंद्रनगर, केरीकाल, यनाम की बात करें तो फ्रांसिसियो के अंडर में थे। अब ये भारतीय संघ में शामिल हो चुके हैं। तो ये था सारा का सारा सिस्टम। तो एक बार मैं वापस चलता हूं, आपको बताता हूं यहां पर क्या पढ़ा था हमने शुरू में। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा, मैंने लिखवा दिया था बोर्ड पे। दूसरा हम पढ़ रहे थे जिसके रेफरेंस मैंने अभी दिया है, अनुच्छेद 2 में कहा गया इंडियन पार्लियामेंट हैज द राइट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी जो मैंने सारे राज्य बताए हैं ये सब अनुच्छेद 2 के तहत ही संसद की शक्तियां हैं और ये शामिल किए गए हैं। अब हम आते हैं अनुच्छेद 3 पर, और जो आर्टिकल 3 है ना, वो कहता है इंडियन पार्लियामेंट हैज द राइट टू चेंज द बाउंड्री एंड नेम ऑफ एनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अर्थात भारतीय संसद को यह अधिकार है वह किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा रेखा में बदलाव कर सकती है, सीमा रेखा बाउंड्री में बदलाव कर सकती है और उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ऐसा अधिकार भारत की संसद को है। अभी देखो हमने कितने पढ़े हैं, 1953 में जो है बना आंध्र प्रदेश। अब मैंने कहा कि सीमा रेखा में बदलाव कर सकते हैं। जैसे आप 2019 में देखिएगा, जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था तो उसमें सीमा रेखा में बदलाव ही तो हुआ है। JNK में एक लद्दाख बनाया, दूसरा जम्मू कश्मीर बनाया। तो ये भी संसद की क्या है? शक्तियां हैं। और नाम परिवर्तन, अगर भारतीय संसद चाहे तो नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, ऐसा अधिकार है संसद के पास। जैसे कि उत्तरांचल, उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया? उत्तराखंड। तो ये था अनुच्छेद 3। अब हम आते हैं अनुच्छेद 4 की ओर। अनुच्छेद 4 कहता है, ये एक्सप्लेन करता है कि भाग 1 में कोई भी संशोधन करना हो तो वो सारी की सारी जो शक्तियां होगी ना, वो किसके पास होगी? संसद के पास। तो कुल मिला के एक निष्कर्ष यहां पर निकलता है, भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पूरी की पूरी शक्तियां हैं वो संसद के पास ही है, और संसद ही, इंडियन पार्लियामेंट ही यहां पर है पावरफुल। तो ये था हमारा आज का भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। उम्मीद है, आशा है कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, और ऐसे ही टॉपिक के लिए कंटिन्यू बने रहिएगा लास्ट तक मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर व लाइक करें। धन्यवाद।